हम लोग बात कर रहे थे सिविल सर्विस एग्जाम के बारे में। आईएएस एग्जाम की बात कर रहा हूँ। और अभी तक आपने देखा है कि बहुत सारी क्लासें हम लोग कवर कर चुके हैं। इतना कह सकता हूँ कि अगर आपके दिमाग में यूपीएससी आईएएस एग्जाम से संबंधित कोई भी डाउट हो, फॉर्म भरने को लेकर हो, या आप देखिए कितनी आपकी उम्र होनी चाहिए, शैक्षिक एजुकेशन कितनी, मतलब शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, कितने पेपर होते हैं, कैसे पेपर होते हैं, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, इस तरह के तमाम सवाल रहते हैं, उन सब के जवाब इन क्लासों में आपको मिल जाएंगे। यूपीएससी एग्जाम के नाम से आपकी प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है, उसे आप लोग कवर कर लीजिएगा। हर क्वेश्चंस का जवाब आपके पास आ जाएगा। लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का पेपर, जो प्रीलिम्स का पहला पेपर होता है जिसे सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र पहले के नाम से जानते हैं, उस पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की हुई थी। और प्रीलिम्स का दूसरा पेपर होता है जिसे सी सेट कहते हैं आप लोग, उसमें केवल पासिंग नंबर चाहिए होते हैं, यानी कि क्वालिफाई करना होता है आपको। ठीक है, पहले प्रश्न पत्र के आधार पर मेरिट लिस्ट बनती है और आप लोग मुख्य परीक्षा में पहुंच पाते हैं। और देखिए इसमें 4 आपके सेट रहते हैं ABCD के रूप में, लेकिन इसमें प्रश्न समान रहते हैं, बस उनका क्रम बदल जाता है। 2 घंटे का समय मिलता है, 200 नंबर रहते हैं, 100 क्वेश्चंस रहते हैं, और आप देखेंगे माइनस मार्किंग रहती है। ये भी याद रखिएगा, मान लीजिए कि किसी क्वेश्चंस का आंसर गलत हो जाता है तो 1/3 अंक दंड के रूप में काटे जाएंगे। और मान लीजिए कि किसी का आंसर नहीं आ रहा है क्वेश्चंस का, उसे छोड़ देते हैं आप लोग, तो उसका न तो आंसर मिलेगा ना ही कटेगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए फिलहाल हम लोग पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें ये कह रहा है आपका कि त्वरित वित्तीय प्रपत्र और त्वरित ऋण सुविधा निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा उधार दिए जाने के उपबंधों से संबंधित है? एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, वित्त पहल और विश्व बैंक। आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि इस तरह की जो संस्थाएं हैं ना, इनके बारे में आप लोग जरूर पढ़िएगा, चाहे वो राष्ट्रीय संस्थाएं हो, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हो, क्योंकि इनसे हर साल आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है, IMF आप लोग देखते हैं। अब आप लोग कहोगे कि IMF क्या है, बता देता हूं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर रहा हूं। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC USA में देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, सब इसी का उद्देश्य रहता है। इसकी स्थापना का उद्देश्य यही है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा? बी ऑप्शन पहले में बिल्कुल ठीक रहेगा। और रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट तेजी से वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो भुगतान संतुलन की तत्काल आवश्यकताओं का सामना करने वाले सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध रहता है एक तरह से। और रैपिड क्रेडिट सुविधा कम आय वाले देशों को तेजी से रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करती है, और जो बिना किसी पूर्व शर्त के तत्काल भुगतान संतुलन की आवश्यकता का सामना कर रहे हैं, और जहां एक पूर्ण आर्थिक कार्यक्रम ना हो आवश्यक और ना ही संभव है, तो उनके लिए। तो ये आप देखेंगे कि बी ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक पहला कथन कह रहा है कि अंकित प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि रुपये की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। दूसरा कह रहा है वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि व्यापार वित्तीय स्पर्धात्मकता में सुधार को दर्शाता है। तीसरा कह रहा है अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति के बढ़ने की प्रवृत्ति नीर और रीर के बीच वर्तमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है। इनमें से सही चुनना है, दोनों में से आपको क्या चुनना है? सही चुनना है। और आप लोगों को बता दूं कि इस लाइन को भी बड़े ध्यान से पढ़ा करिएगा, हर बार बोल रहा हूं, इस लाइन की वजह से आते हुए भी हम लोग गलत कर बैठते हैं। तो इनमें सही आप लोगों को चुनना है। और मुद्रास्फीति का कहने का मतलब होता है कि कई लोग महंगाई से इसका सामान्य अर्थ निकाल लेते हैं, लेकिन आप देखिए क्रय जो आपका मुद्रा रहती है ना, उसकी क्रय शक्ति कम हो जाती है। मान लीजिए कि पहले 1 किलो आटा 30 रुपये में आ रहा था, अब उसके लिए 50 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं आपको। तो आप देखिए उसका किलो में तो एक ही किलो है, जो काम पहले 30 रुपये का हो जा रहा था उसके लिए 50 रुपये खर्च करना पड़ रहा है, इसी की बात होती है। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे बताइए? इसमें आप देखेंगे कि पहला ठीक है और तीसरा ठीक है, लेकिन आप देखेंगे दूसरा बिल्कुल इसमें गलत है।
दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि REER में वृद्धि का अर्थ है कि निर्यात अधिक महंगा हो जाता है और आयात सस्ता हो जाता है, इसलिए वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धा में कमी का संकेत देती है। तो दूसरा आप देखेंगे गलत है, इसमें आपका सी ऑप्शन 1 और 3 कथन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन सा 3। एक क्या कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, इनमें से सही कथन चुनना है। पहला कथन कह रहा है यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियों खरीद सकती है। दूसरा कह रहा है यदि रुपए का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा है तो RBI बाजार में डॉलर का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। तीसरा कह रहा है यदि USA या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती होती तो इससे संभावित रूप से RBI की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है। ये आप देखेंगे कि RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ, हमारी केंद्रीय बैंक है ना, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो इसमें आप देखेंगे दूसरा ठीक है और तीसरा भी ठीक है, लेकिन पहला आप देखेंगे गलत है। मुद्रास्फीति अधिक है तो RBI खुले बाजार संचालन के माध्यम से जनता को सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर बाजार से तरलता को कम करने की कोशिश करता है, इसलिए आप देखेंगे पहला गलत है। तो इसमें आप देखें 2 और 3 ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 4। G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है। यह आधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की अपील है। इनमें से सही आप लोगों को चुनना है। बताइए इसमें 4 में क्या लगाओगे। 4 में दोनों कथन बिल्कुल सही है। और देखिए अगर हम लोग G20 की बात करें ना तो ग्रुप ऑफ 20 की बात हो रही है, इसमें भारत भी शामिल है, आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए। और इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी और इसका उद्देश्य आप देखेंगे तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। इसमें आप देखेंगे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की यानी कि टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसमें सी ऑप्शन लगा देना आप लोग। 20 सदस्य हैं, आप लोगों को याद होना चाहिए G20 के बारे में। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इंग्लिश में छपे रहते हैं तो आप लोगों को अगर परेशानी है हिंदी में तो इंग्लिश में देख सकते हैं। क्वेश्चन है 5वां, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति सहलग्न बॉन्ड क्या है। इसमें 3 कथन दिए गए, सही चुनना है। सरकार IIBS के रूप में अपने ऋण ग्रहण का पर कूपन दरों को कम कर सकती है। मुद्रास्फीति सहलग्न बॉन्ड निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तीसरा कह रहा है IIBS पर प्राप्त ब्याज और साथ ही साथ पूंजीगत लाभ कर योग्य नहीं होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आप देखेंगे इसमें आपका कौन सा कथन ठीक होगा 5 में, बताइए। 5 में आप देखेंगे कि आपका 5 में सही पूछ रहा है। 5 में क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है। तो 5 में आप देखेंगे कि ना ही तो आपका एक सही है, दूसरा भी सही नहीं है और तीसरा भी सही नहीं है। तो यानी कि आप देखेंगे कि इसमें आपका डी, यानी कि देखिए सही पूछ रहा है। इसमें मैं बोल रहा हूं ना कि इस लाइन की वजह से आते हुए भी गलत कर बैठते हैं। सही पूछ रहा है, मुझे लगा नहीं लिखा है यहाँ, दिखने की परेशानी नहीं है, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए। वो तो अब आपको देखिए क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहेगा कि इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें आप देखेंगे पहला ठीक है, दूसरा भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है, तीनों बिल्कुल सही है, यानी कि डी ऑप्शन होगा आपका 5 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 6वां, भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और 2 कथन दिए गए, अपने प्लेटफॉर्मों को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकते हैं। और दूसरा कह रहा है वे अपने प्लेटफॉर्मों पर फार्मों पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, ये सीमित है। इनमें से आपको सही चुनना है। 6वें में आप देखेंगे कि आपका क्या रहेगा। 6वें में आप देखेंगे कि आपका दूसरा ठीक है, पहला लेकिन गलत है। आप देखेंगे इसमें
यानी कि बी ऑप्शन होगा इसमें छठवें में। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन लगा देना 6 क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 7। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक चित्रक रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं? किसानों को का अपनी फसलें काटना। दूसरा कह रहा है कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना। तीसरा कह रहा है किसी वाणिज्य बैंक का किसी व्यापारिक कंपनी को धनराशि उधार देना। 4 कह रहा है किसी कॉरपोरेट निकाय का विदेश में रुपया अंकित मूल्य के बॉन्ड जारी करना। तो 7 में क्या लगाओगे बोलिए? 7 में आप देखेंगे का आपका पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है, तीसरा और चौथा बिल्कुल गलत है, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा इसमें। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अर्थव्यवस्था का वास्तविक चित्र उत्पादन पक्ष से संबंधित होता है, जबकि नाममात्र अर्थव्यवस्था वित्तीय पक्ष से संबंधित है। तो इसमें आप देखेंगे ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन है हमारे सामने 8। भारत के संदर्भ में हाल ही में जनसंचार माध्यमों में अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण को निम्नलिखित में से कौन एक स्थिति सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करती है? एक कह रहा है कोई भारतीय कंपनी जिसने किसी विदेशी उद्यम में निवेश किया हो और अपने निवेश पर मिलने वाले लाभ पर उस बाहरी देश को कर अदा करती हो। बी कह रहा है कोई विदेशी कंपनी जिसने भारत में निवेश किया हो और अपने निवेश से मिलने वाले लाभों पर अपने आधारभूत देश को कर अदा करती हो। और सी कह रहा है कोई भारतीय कंपनी जो किसी बाहरी देश में मूर्त संपत्ति खरीदती है और उनका मूल्य बढ़ने पर उन्हें बेच देती है, प्राप्ति को भारत में अंतरित कर देती है। डी कह रहा है कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत तुल्य मूल्य व्युत्पन्न करते हैं। तो 8 में आप लोग क्या लगाओगे? तो 8 में आप देखेंगे कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल रहेगा, कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करते हैं। ठीक है, 8 में आपका डी रहेगा। आपत्ति हस्तांतरण उन स्थितियों को संदर्भित करता है जब विदेशी संस्थाएं भारत में शेयरों या संपत्तियों की मालिक होती हैं। चलिए डी ऑप्शन इसमें आप लोग याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 क्वेश्चंस। एक कह रहा है किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है। ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है, जबकि इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है। नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो आप देखेंगे 9 में आपका 9 में क्या लगाओगे? पहला तो ठीक है इसमें, लेकिन दूसरा आपका गलत है, तो ए ही लगा दोगे आप लोग। क्या लगा दोगे? ए ही लगा दोगे। पूंजीगत व्यय के तहत ऋण वित्त पोषण और इक्विटी वित्त पोषण पर विचार किया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, पहला कथन बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन चुनना है। घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जाता है। दूसरा कह रहा है नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियां आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होता है। तो बताइए 10 में क्या करोगे? 10 में आप देखेंगे कि आपका 10 में पहला गलत है, लेकिन दूसरा ठीक है। इसमें 10 में बी होगा, दूसरा बिल्कुल गलत। पहला गलत है, क्या है? पहला इसमें गलत है, दूसरा आपका सही है। 10 में बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। चलिए, दिनांकित प्रतिभूतियों का अर्थ होता है नियमित सरकारी बॉन्ड, जबकि टी बिल को अलग से माना जाता है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। क्वेश्चन हमारे सामने 11। एक कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और 4 कथन दिए गए, इनमें से सही चुनना है। HN संन्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। दूसरा कह रहा है कि भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। तीसरा कह रहा है भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। चौथा कह रहा है भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है। ये आप देखते हैं कि न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट संविधानिक संस्था है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप देखते हैं कि आर्टिकल 124 के तहत इसकी स्थापना होती है ना, 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, उन्हीं की बात हो रही है। तो इसमें आप देखेंगे कि 11 में आपका पहला ठीक है। इसमें 11 में आप देखेंगे पहला ठीक कह रहा है, दूसरा भी ठीक कह रहा है, तीसरा लेकिन गलत कह रहा है, लेकिन चौथा आप देखेंगे बिल्कुल ठीक है।
भारत का संविधान किसी भी प्रकार की अदालत की अवमानना को परिभाषित नहीं करता है, ना ही नागरिक अवमानना ना ही आपराधिक अवमानना को, इसलिए आप देखें तीसरा गलत है। ठीक है, चलिए तो इसमें आप लोग लगा देंगे बी ऑप्शन, 1 2 4 कथन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन है 12, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फार्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है, किंतु कॉर्पोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर रखे गए हैं। दूसरा कह रहा है, विधिज्ञ परिषदों बार काउंसिलों को विधिक शिक्षा और विधिक महाविद्यालयों की मान्यता के बारे में नियम अधिकथित करने की शक्ति है। इन दोनों में से सही आपको चुनना है। 12 में आप लोग क्या लगाओगे? 12 में आप देखेंगे कि पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है, दोनों बिल्कुल सही है। 12 में सी होगा आपका। ठीक है, 12 में क्या लगाओगे? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा इसमें, तो ये आप लोग याद रखिएगा। 12 में आपका बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। किसमें? 12 में आपका सी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें सी लगा दिया आपने 12 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 13। ये क्या कह रहा है? एक कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। दूसरा कह रहा है जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकर है कि वे अपनी अनुमति दे। और तीसरा कह रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। इनमें से सही आप लोगों को चुनना है। 13 में क्या चुनना है? 13 में बिल्कुल सही चुनना है। चलिए तो 13 में आप लोग क्या लगाओगे बताइए कुछ। तो 13 में आप देखेंगे कि आपका 13 में आपका क्या क्या ठीक होगा? पहला गलत है इसमें। पहला कैसा है? गलत। दूसरा ठीक है और तीसरा ठीक है इसमें। पहला, संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, आप सभी जानते होंगे। 2 और 3 ठीक है। और आप लोगों से कहता हूं कि पहले आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, फिर आप देखिए स्पेशल बुक्स में आप लोग पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत अच्छी बुक्स है, उसे पढ़ सकते हैं। तो बी में आपका ठीक है, बी ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा। अगला है 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, सही चुनना है। भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले, राज्य मंत्री, उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। दूसरा कह रहा है संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। बताइए 14 में आप लोग क्या करोगे? तो 14 में आप लोग देखेंगे क्या रहेगा आपका? कि दूसरा तो ठीक है आप देखेंगे, लेकिन पहला इसमें गलत है। भारत का संविधान मंत्रियों के किसी भी वर्गीकरण को परिभाषित नहीं करता है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें केवल बी ऑप्शन रहेगा, केवल 2। अगला क्वेश्चन है 15। एक कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की अनन्य शक्तियां हैं? आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना। दूसरा कह रहा है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। तीसरा कह रहा है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। बताइए भैया, तो 15 में क्या लगाओगे? 15 में आप देखेंगे कि पहला इसमें गलत है, दूसरा ठीक है, लेकिन तीसरा आप देखेंगे ये भी गलत है। आपातकाल की उद्घोषणा के अनुसमर्थन के लिए इसके लिए एक प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, राज्यसभा लोकसभा। और तीसरा इसलिए गलत है कि राष्ट्रपति के महाभियोग में दोनों सदनों की भूमिका होती है। ठीक है, और आप देखते हैं कि आर्टिकल 61 आप लोग पढ़ते होंगे महाभियोग की। और संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसमें केवल दूसरा ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16। भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 कथन दिए गए हैं, सही चुनना है। यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 माह के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है। दूसरा कह रहा है यह कानून कोई समावधि नहीं देता है जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होगा। आप देखेंगे एक आया गया आए राम गया राम होते थे,
कि आज आप देखिए इस पार्टी में, कल दूसरी पार्टी में, परसों दूसरी पार्टी में। तो इसे इन्हीं को रोकने के लिए एक तरह से आप देखिए दल बदल कानून लाया गया था, लेकिन आप देखिए कि नेताओं ने उसका भी काट निकाल लिया है। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। तो इसमें आप लोग क्या करोगे बताइए, 16 में क्या सही होगा? 16 में आप देखेंगे कि आपका दूसरा ठीक है, लेकिन पहला आप देखेंगे गलत आपको देखने को मिलेगा। सदन का एक मनोनीत सदस्य सदन का सदस्य होने के लिए आयोग हो जाता है यदि वह सदन में अपनी सीट लेने की तारीख से 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है। इसका मतलब है दी वह इस अयोग्यता को आमंत्रित किए बिना सदन में अपनी सीट लेने के 6 महीने के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसमें दूसरा केवल ठीक रहेगा, यानी कि बी ऑप्शन इसमें लगाओगे आप लोग। क्वेश्चन है हमारे सामने क्या, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 17। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। दूसरा कह रहा, भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र देता है जब वह सरकार जिसको उसको नियुक्त किया था इस्तीफा देती है। इनमें से सही आप लोगों को चुनना है। 17 में क्या चुनोगे? 17 में आप देखेंगे ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है, यानी कि दोनों कथन आपकी बिल्कुल गलत हैं। सॉलिसिटर जनरल संसद की बैठकों में भाग नहीं लेता है और संविधान में उल्लिखित अटॉर्नी जनरल को हटाने की प्रक्रिया और आधार के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत की बात होती है कि राष्ट्रपति साहब का जब तक प्रसाद मिल रहा है तब तक आप बने रहिए। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि डी ऑप्शन होगा, ना तो एक सही था ना ही दो सही था। अगला क्वेश्चन है 18। भारत के न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, सही चुनना है। किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसकी कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया परामर्श नहीं होगा। दूसरा कह रहा है किसी कंपनी के विरुद्ध भली वह कोई सरकारी कंपनी हो परामर्श नहीं होगा। तीसरा कह रहा है कोई भी लोक प्रवण व्यक्ति अधिकारपेक्षा रिट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए याची हो सकता है। तो इसमें से 18 में आप लोग क्या लगाओगे? 18 में आपका क्या होगा बताइए? 18 में आप देखेंगे कि पहला ठीक है इसमें और तीसरा ठीक है, लेकिन दूसरा आप देखेंगे गलत है। क्या है? दूसरा आपका गलत है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अधिकारपेक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार या वारंट द्वारा। ठीक है, परम आदेश यानी कि हम आदेश देते हैं, इसका मतलब होता है। तो इसमें आप देखेंगे 1 और 3 ठीक है, यानी कि क्या लगा दोगे? सी ऑप्शन, 1 और 3 कथन बिल्कुल ठीक है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 19। एक कह रहा है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, सही चुनना है। प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इससे अवश्य अपनाना चाहिए क्योंकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनीन व्याप्ति और अंतर्गतव्य भारत की हर नागरिक को इसका हिस्सा होना चाहिए। यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। तो 19 में आप लोग क्या लगाओगे? 19 में आप देखेंगे तीनों बिल्कुल सही है। 19 में तीनों आपके बिल्कुल सही बात है। तो इसमें आप लोग याद रखिए क्या लगाओगे? डी ऑप्शन, तीनों बिल्कुल क्योंकि सही है आपके। क्वेश्चन है हमारे सामने 20। एक कह रहा है लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष नहीं, लोकसभा उपाध्यक्ष। और इसमें आपको 4 कथन दिए गए, सही चुनना है। लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करेगा। दूसरा कह रहे यह आज्ञापक उपबंध है। लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा। और तीसरा कह रहा है सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसी कि अध्यक्ष की होती है, उसके विनिर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती है। 4 कह रहा है उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है। समर्थित। तो बताइए इसमें 20 में आप लोग क्या लगाओगे? 20 में आप देखेंगे कि आपका एक तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है 20 में, और दूसरा आप देखें गलत है, तीसरा ठीक है और चौथा भी गलत है। ठीक है, अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों से चुना जाता है। अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद उसका चुनाव किया जाता है। उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित होती है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्य
न्यायालय की रिक्त होने पर उसके कर्तव्यों का पालन करता है। वह अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करता है जब वाद वाला सदन की बैठक से अनुपस्थित हो तो। और इस प्रकार नियत तारीख से पहले के दिन दोपहर से पहले किसी भी सदस्य को कोई सदस्य महासचिव को संबोधित लिखते हुए इस प्रस्ताव की सूचना दे सकता है कि किसी अन्य सदस्य को सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए। नोटिस का समर्थन भी किया जाता है। चलिए, इसमें आप लोग याद रखिएगा 1 और 3 बिल्कुल ठीक रहेगा और 2 और 4 बिल्कुल गलत होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? 21, निम्नलिखित फसलों में से कौन एक मेथेन नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानव स्रोत है? कपास, धान, गन्ना या गेहूं? तो ये तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मालूम होगा कि क्या होगा, बताइए। 21 में आपका बी ही होगा, धान ही होगा, यानी कि कहने का मतलब क्या, चावल से लगा लीजिए धान का। चलिए, इसमें आप लोग देखेंगे बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 22, कृषि को धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन शुष्कन किया जाता है कि क्या परिणाम है? बीज की कम आवश्यकता, मेथेन का कम उत्पादन, बिजली की कम खपत, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है आपको। तो इसमें आप देखेंगे तीनों बिल्कुल ठीक है, तो इसमें 22 में आपके तीनों बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो आप लोग याद रखिएगा। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन में वैकल्पिक गीलापन सुखाने नामक एक विधि शामिल होती है जो चावल की फसलों को नियंत्रित और रुक रुक कर सिंचाई का एक रूप है एक तरह से। इसमें आपका डी ऑप्शन होगा। क्या? डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है अगला हमारे सामने 23, एक पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित में झीलों में से कौन सी एक सूखकर मरुस्थल में बदल गई है? बताइए। ये 23 कह रहा है आपका लेक विक्टोरिया, लेक फागोविन, लेक ओगोटा, लेक वोल्टा। तो 23 में आप देखेंगे क्या होगा? 23 में आप देखेंगे कि लेक फागोविन होगा, बी ऑप्शन। क्या? बी ऑप्शन 23 में। क्वेश्चन है हमारे सामने 24, एक कह रहा है दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है? कावेरी, मंजीरा, पेन्नार, तुंगभद्रा। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि आपकी कौन होगी? 24 में क्या लगाओगे? 24 में आपका पेन्नार होगी। और गंडीकोटा आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले का एक छोटा सा गांव है। यह गांव प्रमुख रूप से शानदार कंड के आवास के लिए जाना जाता है। चलिए, आप लोग याद रखा करिएगा। पेन्ना जैसे पेन्नाकिनी, पेन्नार, पेन्नेरू, पेनाई के नाम से भी जानते हैं। दक्षिण भारत की एक नदी है। सी ऑप्शन है बिल्कुल ठीक रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है 25, एक कह रहा है निम्नलिखित युगों में सही चुनना है, विचार कीजिए और सही सम्मिलित देखना है। शिखर हो गए, पर्वत हो गए। नामचा बरवा, गढ़वाल हिमालय, नंदा देवी, कुमाऊं हिमालय, नोकरेक, सिक्किम हिमालय। तो इसमें बताइए आप लोग क्या करोगे? किस में? 25 में। 25 में आप देखेंगे कि केवल दूसरा ठीक है और सम्मिलित है, बाकी दोनों गलत हैं। क्योंकि नामचा बरवा दक्षिण पूर्व तिब्बत के एक अलग थलग हिस्से में है जहां शायद ही कभी बाहरी लोग जाते हों। और इसमें आप लोग याद रखिए। और नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के उत्तर पूर्व में तुरा रेंज पर स्थित है, मेघालय पठार का हिस्सा है ये आप लोग देखेंगे। इसमें केवल बी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है 26, अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लिवेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संगत है? पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र, बी कह रहा है उत्तरी अफ्रीका के तट के पास का मिस्र से मोरक्को तक फैला क्षेत्र, सी कह रहा है फारस की खाड़ी और अफ्रीका के सरंग के पास का क्षेत्र, और डी कह रहा है भूमध्य सागर के संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र। तो 26 में आप देखेंगे कि क्या होगा आपका? ए ऑप्शन ठीक है, पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आधुनिक इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और कुछ निकटवर्ती क्षेत्र के अनुरूप है। चलिए, तो इसमें ये ऑप्शन लगा दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से किनकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती हैं? अजरबैजान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो आप देख रहे हैं कि आपका काफ़ी चर्चा में बना हुआ है अफगानिस्तान। और इसलिए कहता हूं कि सभी आप लोग ये पूछते भी रहते हैं कि सभी देशों के बारे में याद रख पाना संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन आप देखिए, स्मार्ट डिग्री यही होती है कि जो चर्चा में रहा करे देश, कुछ भी चर्चा में, उसके बारे में एक सामान्य जानकारी याद रखा करिएगा। उनसे पूछे जाने की क्वेश्चंस पूरी संभावना रहती है।
अफगान पूरी तरह से लैंड लॉक है एक तरह से, उसकी कहीं जलीय सीमा किसी महासागर से नहीं लगती है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि क्या होगा आपका 27 27 में आप देखेंगे कि आपका तजाकिस्तान की लगती है, तुर्कमेनिस्तान की लगती है, उज्बेकिस्तान की लगती है। चलिए एक बार मैप पर चलते हैं आप लोग। और आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि आप लोग मैप को जरूर, जब आप लोग भूगोल को पढ़ते हैं ना, तो मैप का सहारा लेकर पढ़ा करिएगा। देखिए ये अफगानिस्तान है, ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, हमारा लद्दाख वाला हिस्सा लगता है, तजाकिस्तान लगता है, तुर्कमेनिस्तान लगता है, और ऊपर आप देखेंगे एक आपका उज्बेकिस्तान लगता है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो इसमें आप लोग कौन ने क्या लगा दिया, सी ऑप्शन, 3 4 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 28। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोनाजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है, मोनाजाइट में थोरियम होता है। तीसरा कह रहा है भारत की समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोनाजाइट प्राकृतिक रूप से होता है। 4 कह रहा है भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनाजाइट संसाधित या निर्यात कर सकती हैं। तो बताइए 28 में क्या लगाओगे। 28 में आप देखेंगे कि आपका क्या होगा, पहला ठीक है, दूसरा भी ठीक है, और 1 4 भी ठीक है। 28 में आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा इसमें, यानी कि आपका 1 2 4। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 29। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है। जून महीने का पहला पखवाड़ा, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, जुलाई महीने का पहला पखवाड़ा, जुलाई महीने का दूसरा पखवाड़ा। तो इसमें आप देखेंगे कि 29 में आपका जून महीने का दूसरा पखवाड़ा होगा। और ग्रीष्म संक्रांति आप लोग सुने हैं, वर्ष के दौरान 2 आकाश में आप देखेंगे सबसे दूर उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में सबसे दूर होता है सूर्य का मार्ग, और 20 या 21 जून की बात हो रही है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे दूर दक्षिण में आप देखें 21 और 22 दिसंबर को होता है। चलिए इसमें आप देखें जून महीने का दूसरा पखवाड़ा होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। आद्यभूमि झील हो गए, अवस्थान हो गए। होकेरा आद्यभूमि पंजाब, रेणुका आद्यभूमि हिमाचल प्रदेश, रुद्रसागर झील त्रिपुरा, सस्थमकोता झील तमिलनाडु। इनमें से सही सम्मिलित आपको चुनना है। तो आप देखेंगे इसमें केवल क्या रहेगा, तो इसमें 30 में क्या लगाओगे, केवल 2 युग में सही है। रेणुका आद्यभूमि की बात हो रही है हिमालय में। होकेरा आद्यभूमि कहाँ देखने को मिलती है, ये जम्मू कश्मीर में। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में, और रुद्रसागर झील त्रिपुरा में, रुद्रसागर झील त्रिपुरा में, और सस्थम कोट्टा झील केरल में देखने को मिलती है। तो आप देखेंगे फिर तो इसमें रेणुका झील हिम बताइए इसमें क्या लगाओगे, बताओ कुछ। रुद्रसागर झील, रुद्रसागर झील त्रिपुरा में देखने को मिलता है, और रेणुका आद्यभूमि ये आप लोगों को हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपके 2 ही ठीक होंगे। रुद्रसागर झील देखिए इसमें पूछ रहा है, और आपसे अगर देखिए रुद्रसागर झील दूसरा और तीसरा दोनों सही हैं, लेकिन आप देखिए इसमें क्या लगाया गया है, माना बी को गया सही, केवल दो युग में है, ठीक है। लेकिन आप देखें 2 और 3, 2 इसमें आप लोगों को देखने को मिल देंगे, क्योंकि होकेरा आद्यभूमि ये जम्मू कश्मीर में, रेणुका वेटलैंड ये आप लोगों को हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, रुद्रसागर झील त्रिपुरा में, और स्थम कोट्टा झील ये केरल में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें वैसे आंसर केवल 2 लगाया गया, और इस तरह से भी पूछ सकता है कि हो सकता है 2 और 3 हो, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। चलिए आयोग ने तो बी ऑप्शन माना है इसमें। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आरोग्य सेतु, कोविन, डिजी लॉकर, दीक्षा उपयुक्त में से कौन ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं, बताइए इसमें। तो आप देखेंगे कि 31 में आपका चारों होंगे, 1 2 3 4।
एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म कोई भी प्लेटफॉर्म है जो किसी अन्य उपयोगकर्ता या डेवलपर को अपने स्रोत कोड तक पहुंचने की अनुमति देता है। यानी कि इसमें 1 2 3 4, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। क्वेश्चन है 32। वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेब 3.0 प्रौद्योगिकी से व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण कर सकते हैं। वेब 3.0 संसार में ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क हो सकते हैं। तीसरा कह रहा है वेब 3.0 किसी निगम द्वारा परिचालित होने की बजाय प्रयोक्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से परिचालित किया जाता है। इनमें से सही आप लोगों को चुनना है। 32 में क्या लगाओगे? 32 में आपका होगा, 32 में आप देखिए तीनों बिल्कुल ठीक है इसमें, ठीक है, 32 में आपके तीनों बिल्कुल ठीक है। और वेब 3.0 इंटरनेट का अगला संस्करण है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए, तो इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 33 है। सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में किस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्रयकर्ता प्रयोक्ता अंतरापृष्ठ को अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। प्रयोक्ता अपनी चल युक्तियों के माध्यम से अपने आंकड़ों तक पहुंच बना सकता है। आउटलुक, होम, हॉटमेल और याहू मेल सास के रूप में है। तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे? 33 में बताइए। 33 में आप देखेंगे कि आपके तीनों बिल्कुल ठीक है। पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है। सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे आपका डी ऑप्शन ठीक होगा। 1 2 3 ही। क्वेश्चन है 34। एक कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन एक जनसंचार माध्यमों में बहुचर्चित विभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली के आधारभूत विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? 34 में आपसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन इसमें कह रहा है कि अंतरिक्ष में अतिध्वनित मिसाइल का प्रमोशन पृथ्वी की तरफ बढ़ते हुए क्षुद्रग्रह का सामना कर उसका अंतरिक्ष में ही विस्फोटन कराने के लिए किया जाता है। दूसरा कह रहा है, बी कह रहा है कोई अंतरिक्षयान अनेक कक्षीय गतियों के बाद किसी अन्य ग्रह पर उतरता है। सी कह रहा है कोई मिसाइल पृथ्वी की परिता किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागता है। डी कह रहा है कोई अंतरिक्षयान किसी धूमकेतु के साथ साथ उसी चाल से चलते हुए उसके पृष्ठ पर एक संपरीक्षक स्थापित करता है। तो इसमें आप देखेंगे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन। कोई मिसाइल पृथ्वी के परिता किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है, वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागता है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। फ्रैक्शनल ऑर्बिटर बॉम्बार्डमेंट सिस्टम एक वारहेड डिलीवरी सिस्टम है। आप लोग देखेंगे इसमें सी आप लोगों ने लगा दिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 35। एक कह रहा है कि क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से कौन से एक प्रसंग में होता है? क्लाउड सेवाएं, क्वांटम संगणन, दृश्य प्रकाश संचार प्रौद्योगिकियों, बेतार संचार प्रौद्योगिकियों। तो 35 में आप देखेंगे कि आपका क्या होगा? 35 में आपका बी होगा, क्वांटम संगणन, ठीक है। और क्वांटम वर्चस्व वर्ष 2011 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सैद्धांतिक भौतिकी प्रोफेसर जॉन प्रिस्कल द्वारा गढ़ा गया था। क्वांटम सर्वोच्चता क्वांटम कंप्यूटर द्वारा एक समस्या समाधान प्रक्रिया को संदर्भित भी करता है। चलिए, आप लोग याद रखिएगा। क्वांटम बिट आप देखेंगे क्वांटम जानकारी की सबसे छोटी इकाई है। इसमें आप लोगों का क्या होगा? बी ऑप्शन आपने लगा दिया होगा। अगला क्वेश्चन है 36। निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकियों पर विचार कीजिए। निकट परिपथ, टेलीविजन, रेडियो आवृत्ति अभिनिर्धारण। तीसरा कह रहा है बेतार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। उपयुक्त में से कौन लघु परास युक्तियां प्रौद्योगिकियां मानी जाती हैं? तो 36 में आप देखेंगे कि आपका क्या होगा? 36 में पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है, यानी कि आपका डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक रहेगा। 36 में डी शॉर्ट रेंज डिवाइस रेडियो डिवाइस है जो अन्य रेडियो सेवाओं के साथ हस्तक्षेप की कम जोखिम को की पेशकश करता है। चलिए, इसमें आप डी लगा देना। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 37। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैवपरत बायोफिल्म मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सीय अंतरोफों पर बन सकती है और जैवपरत खाद्य पदार्थ और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती है। जैवपरत प्रतिजैविक प्रतिरोध दर्शा सकती है। 37 में आप लोग क्या लगाओगे? बोलिए। 37 में आप देखेंगे कि तीनों बिल्कुल सही है इसमें, यानी कि इसमें भी
तीनों आपके सही हैं। बायोफिल्म सूक्ष्म जीवों का एक संघ है जिसमें माइक्रोबियल कोशिकाएं, बाह्य कोशिकाएं बहुल पदार्थ की स्वनिर्मित मैट्रिक्स के भीतर जीवित या निर्जीव सतहों पर एक दूसरे का पालन करती हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तीनों बिल्कुल सही हैं, यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 38 ये कह रहा है प्राजैविक प्रोबायोटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 दिए गए हैं और सही कथन इनमें से चुनना है आपको। प्रतिजैविक जीवाणु और ईस्ट दोनों के बने होते हैं। प्रजैविक में जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं, किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नली में नहीं पाए जाते हैं। प्राजैविक दुग्ध शर्कराओं की पाचन में सहायक होते हैं। तो 38 में आप देखेंगे कि आपका क्या होगा। 38 की बात हो रही है, 38 में क्या लगाओगे। 38 में एक तो आप देखेंगे कि पहला ठीक है और एक आप देखेंगे 3 ठीक है, दूसरा इसमें गलत है। प्रोबायोटिक्स ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो अच्छे जीवित बैक्टीरिया ईस्ट से बने होते हैं, जो स्वाभाविक रूप से मानव शरीर में रहते हैं। ठीक है, चलिए, शरीर के पाचन तंत्र की मदद भी करते हैं। चलिए, तो इसमें आप लोग देखेंगे 1 और 3 ठीक है, यानी कि आपका 1 और 3 यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। क्वेश्चन है 39, कोविड-19 महामारी विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय सीरम संस्थान ने mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन निर्मित की है। स्पुतनिक 5 वैक्सीन रोग वाहक आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर बनाई गई है। कोवैक्सीन एक निष्कृत रोगजनक आधारित वैक्सीन है। आपने देखा है कोरोना महामारी बहुत चर्चा में रहा, तो इससे क्वेश्चंस पूछे जाना स्वाभाविक सी बात है। 39 में क्या लगाओगे। 39 में आप देखेंगे आपका दूसरा ठीक है और तीसरा ठीक है, पहला आप देखेंगे गलत है। कोविशील्ड वैक्सीन उस प्लेटफॉर्म पर आधारित थे जो एक पुनः संयोजक प्रतिकृति कमी क्रम वाले चिंपांजी एडेनो वायरस सेक्टर को ग्लाइकोप्रोटीन का उपयोग करते हुए बनाई गई है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि केवल 2 और 3 बिल्कुल ठीक है इसमें। चलिए, आप लोग याद रखिएगा, तो 2 और 3 बिल्कुल ठीक रहेगा, यानी कि बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक रहेगा आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 40, यदि कोई मुख्य सौर तूफान सौर ज्वाल पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन से संभव प्रभाव होंगे। देखिए 7 दिए गए हैं कथन, आप समझ रहे हैं कितना खतरनाक पेपर बनाते हैं। जीपीएस और दिक् संचालक नेविगेशन प्रणाली विफल हो सकती है। विषुवतीय क्षेत्रों में सुनामियां आ सकती हैं। बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर तीव्र ध्रुवीय ज्योतियां घटित हो सकती हैं। और 5वां कह रहा है ग्रह के अधिकांश हिस्से पर दवाग्नियां घटित हो सकती हैं। 6 कह रहा है उपग्रह की कक्षाएं विक्षुब्ध हो सकती हैं। 7 कह रहा है ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से उड़ते हुए वायुयान का लघु तरंग रेडियो संचार बाधित हो सकते हैं। कभी कभी हो सकता है कि 15-20 भी कथन देने लगेगा, समझ रहे हैं आप लोग। मतलब आप सोचिए कि फंसाने का पूरा चांस कोई नहीं छोड़ने वाले हैं। यानी कि आपका 40 में आप लोग क्या लगाओगे। 40 में आपका क्या होगा। 40 में आप देखेंगे कि आपका एक तो पहला बिल्कुल ठीक कह रहा है, फिर आप देखेंगे कि तीसरा ठीक है, और आप देखेंगे कि यानी कि कोई मुख्य सौर तूफान पृथ्वी पर पहुंचता है तो निम्नलिखित में से कौन संभव होंगे। तो आप देखेंगे इसमें पहला होगा, यानी कि आपका जीपीएस और दिक् संचालक प्रणालियां विफल हो सकती हैं। फिर आप देखें बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकती है। फिर आप देखेंगे कि आपका पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर तीव्र ध्रुवीय ज्योतियां घटित हो सकती हैं, 4 भी होगा। फिर आप देखेंगे कि उपग्रह की कक्षाएं विक्षुब्ध हो सकती हैं, और एक आप देखेंगे 7 भी होगा, ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से उड़ते हुए वायुयान का लघु तरंग रेडियो संचार बाधित हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब है कि पहला, तीसरा, चौथा और छठवां और 7वां। अब आप देखिए पहला, तीसरा, चौथा, छठवां, 7वां, यानी कि सी ऑप्शन होगा आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। एक कह रहा है कि 41 क्वेश्चन, जलवायु कार्रवाई ट्रैकर जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन अपचयन के लिए दिए गए वचनों की निगरानी करता है क्या है। अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस। दूसरा कह रहा है, बी कह रहा है जलवायु परिवर्तन के अंतर्राष्ट्रीय पैनल का स्कंद बिंग। और सी कह रहा है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिनय के अधीन समिति। और डी कह रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम विश्व बैंक द्वारा समर्थित वित्त पोषित एजेंसी। तो 41 में आप लोग क्या लगाओगे।
41 में आप देखेंगे कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और जो सरकार की जलवायु कार्रवाई को ट्रैक करता है और वैश्विक रूप से सहमत पेरिस समझौते के लक्ष्य 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे अच्छी तरह से वार्मिंग रखने, एक तरह से डिग्री तापमान की बात हो रही है, और जलवायु का प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जाता है। ए ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा। क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आप देखिए इसमें कितने कथन दिए गए, 5, और सही चुनना है। जलवायु समूह द क्लाइमेट ग्रुप एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है, उन्हें चलाता है। दूसरा कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी में एक वैश्विक पहल EP100 प्रारंभ किया है। EP100 ऊर्जा दक्षता में नवप्रवर्तन को प्रेरित करने, उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध अग्रणी कंपनियों को साथ लाता है। 4 कह रहे हैं कुछ भारतीय कंपनियां EP100 की सदस्य हैं। और 5वां कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अंडर 2 कोएलिशन का सचिवालय है। तो आप बताइए कि क्या लगाओगे इसमें 42 में। 42 में आपका क्या होगा, 42 में आप देखेंगे एक तो 42 में एक तो पहला ठीक है इसमें, और तीसरा भी ठीक है, और आप देखेंगे 5वां भी ठीक है। ठीक है, तो इसमें आप लोग लगाएंगे क्लाइमेट ग्रुप लंदन, न्यूयॉर्क, नई दिल्ली, एम्स्टर्डम, बीजिंग में कार्यालयों के साथ 2003 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है। तो यानी कि इसमें आपका बी ऑप्शन होगा 1, 3, 4। और आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसकी PDF टेलीग्राम पर डली हुई है, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग अपने पास रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 43, यदि वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही आर्द्र भूमियाँ इनके गुर्दे की तरह काम करती हैं। निम्नलिखित में से आर्द्र भूमियों का कौन सा एकार उपयुक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। एक आर्द्र भूमियों के जल चक्र में सतही अववाहक, अवमृदा, अंतःसरवण और बाष्पन शामिल होते हैं। बी कह रहा है शैवालों से वह पोषक आधार बनता है और जिस पर मत्स्य, परोस, कपची और मृदु कपची पक्षी, सरीसृप और स्तनधारी पलते फूलते हैं। सी कह रहा है कि आर्द्र भूमियां अवसाद संतुलन और मृदा स्थिरीकरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। डी कह रहा है जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों के अधिक को अवशोषित कर लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका क्या होगा, बोलिए 43 में क्या लगाओगे आप, 43 की बात कर रहा हूँ। तो 43 में डी होगा, जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों की अधिक को अवशोषित कर लेते हैं। तो इसमें 43 में आपका डी होगा। ठीक है, 43 में डी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 44, WHO के वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। PM 2.5 का 24 घंटा माध्य, या आप देखेंगे 15 से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, और PM 2.5 का वार्षिक माध्य 5 से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। किस वर्ष ओजोन आप देखेंगे किस वर्ष में ओजोन प्रदूषण के उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान होते हैं। PM 10 फेफड़े के अवरोध का भेदन कर उक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकता है। 4 कह रहे वायु में अत्यधिक ओजोन दबाव को उत्पन्न कर सकती है। तो WHO की अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, किसकी, WHO की। और इसकी स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी तो मनाते हैं। जो 44 में आप देखेंगे क्या लगाओगे, 44 में 44 वालों 44 में आपका आप देखेंगे कि पहला ठीक है इसमें 44 में, तीसरा भी ठीक है और चौथा भी ठीक है, दूसरा केवल गलत है इसमें। ओजोन प्रदूषण उच्चतम स्तर धूप मौसम की अवधि के दौरान होता है, धूप के समय। चलिए इसमें आप लोग याद रखिएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक कह रहा है 45, कभी कभी समाचारों में उल्लिखित गुच्छी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक कवक है, यह कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगती है, उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है। सही चुनना है ना, में से बताइए क्या चुनोगे। 45 में क्या लगाओगे, 45 में आप देखोगे कि आपका 1 और 2 दोनों 1 और 2 सही है, लेकिन तीसरा आप देखेंगे गलत है, यानी कि सी ऑप्शन होगा इसमें। और मशरूम की व्यावसायिक रूप से खेती नहीं की जा सकती है और तापमान वाले क्षेत्रों में शंकुधारी जंगलों में और हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और जम्मू कश्मीर में तलहटी में उगाया जा सकता है। मशरूम हिमालय की तलहटी में बढ़ता है। गुच्ची मशरूम एस्कोमाइकोटा के मोर चेलेसी परिवार में कवक की एक प्रजाति है।
चलिए आप लोग याद रखिएगा, इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। क्या? सी ऑप्शन, 1 और 3। अगला क्वेश्चन है 46। पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट के संदर्भ में जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत व्यापक उपयोग है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन 3-4 में से सही चुनना है। इसके तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ उनके गुणधर्मों को पेवलित करने हेतु सम्मिश्रित किया जा सकता है। दूसरा अगर है, इससे बने पात्रों को किसी भी मादक पेय को रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तीसरा अगर है, इससे बनी बोतलों का पुनर्चक्रण कर उनसे अन्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं। और 4 कह रहा है, इससे बनी वस्तुओं का भस्मीकरण द्वारा बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की आसानी से निपटान किया जा सकता है। तो 46 में आप देखेंगे कि आपका 46 में क्या होगा? 46 में आप देखेंगे कि आपका पहला ठीक है और 4 ठीक है। और वे अक्सर रेयॉन, ऊन, कपास जैसे अन्य फाइबर के साथ टिकाऊ प्रेस मिश्रणों में उपयोग किए जाते हैं। 1 और 4 ठीक है इसमें। और इसमें आप देखेंगे, इसमें आपका सी ऑप्शन होगा, 1 और 4। क्वेश्चन है 47। निम्नलिखित में से कौन पक्षी नहीं है? गोल्डन महासीर, इंडियन नाइट जार, स्पून बिल, व्हाइट आइबिस। कौन नहीं है? तो आप देखते हैं कि 47 में आपका ए यानी कि गोल्डन महासीर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? गोल्डन महासीर नहीं होगा। सुनहरी महसीर या गोल्डन मीठे पानी की एक बड़ी मछली है जिसे पानी का बाघ भी कहते हैं। कावेरी नदी में आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्वेश्चन है हमारे सामने 48। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप हैं? अल्फा अल्फा, चौलाई, चना, तिपतिया घास, कुल्फा, पालक। निम्न सही चुनना है इनका प्रयोग करके। तो 48 में क्या लगाओगे? 48 में आप देखेंगे पहला बिल्कुल ठीक है, तीसरा भी ठीक है और चौथा भी ठीक है। ठीक है, चौलाई, पालक, पोर्सलैंड नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले पौधे नहीं है ये। हमें उनकी उचित वृद्धि और विकास के लिए उर्वरकों के माध्यम से नाइट्रोजन प्रदान करनी होती है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है 49। निम्नलिखित स्थितियों में किस एक में जैव सेल प्रौद्योगिकियों बायो रॉक टेक्नोलॉजी की बातें होती हैं? क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियां की बहाली, बी कह रहा है पादप अवशिष्टों का प्रयोग कर भवन निर्माण सामग्री का विकास, सी कह रहा है सेल गैस के अन्वेषण निष्कर्षण के लिए क्षेत्रों की पहचान करना, डी कह रहा है वनों संरक्षित क्षेत्रों में जंगली पशुओं के लिए लवण लेहिकाएं उपलब्ध कराना। तो 49 में आप देखेंगे कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों की बहाली के लिए ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन है 50। मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में वाणिज्यिक कृषि का संवर्धन के लिए, बी कह रहा है अनुवांशिकता रूपांतरित पुष्पों का प्रयोग कर उद्यानों का विकास के लिए, शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन के लिए, और डी कह रहा है तटीय क्षेत्रों और समुद्री सतहों पर पवन ऊर्जा का संग्रहण के लिए। बताइए इसमें क्या लगाओगे? 50 में 50 में आप देखेंगे कि आपका सी शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन के लिए। तो इसमें आप लोग देखेंगे आपका सी ऑप्शन ठीक होगा। 50 में क्या होगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला है हमारे सामने 51। ये क्या कह रहा है? ये पूछ रहा है आपसे कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरित विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन आरक्षित विषय माने गए थे? न्याय प्रशासन और स्थानीय स्वशासन, और तीसरा कह रहे भू राजस्व, 4 कह रहे पुलिस। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो आप देखेंगे कि इसमें पहला ठीक है, तीसरा भी है और 4 भी है, यानी कि न्याय प्रशासन, भू राजस्व और आप देखेंगे कि आपका पुलिस। तो इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। क्या रहेगा? सी ऑप्शन। और स्थानांतरित विषयों में आप देखेंगे जो भारतीय मंत्रियों के नियंत्रण में थे, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक कार्य, कृषि, वन और मत्स्य पालन शामिल थे। तो इसमें आप देखेंगे सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला है 52। मध्यकालीन भारत में शब्द फर्नम किसे निर्दिष्ट करता है? पहनावा, सिक्के, आभूषण, हथियार। तो बताइए इसमें आप देखेंगे कि आपका 52 इसमें आभूषण होगा। क्या होगा? आभूषण।
आभूषण नहीं, माफ करिए, सिक्के होंगे इसमें। किस क्या होंगे? सिक्के। 52 में आपका सी ऑप्शन, क्या बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कभी कभी गलती हो जाती है। क्या हो जाती है? गलती हो जाती है। फनम, तमिल पेन एम, ये आप देखेंगे कि फनम को भारतीय पौरालेख शब्दावली में परिभाषित किया गया है, क्योंकि यह आमतौर पर संस्कृत, प्राकृतिक, द्रविड़ भाषाओं में लिखे गए प्राचीन शिलालेखों में पाया जा सकता है। ठीक है, सोने का सिक्का के लिए भी कहा गया है, तो बी ऑप्शन होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 53। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। वारेंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी, रास बिहारी बोस। उपयुक्त में से कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे? देखिए, मेरी कोशिश रहती है कि आपको सही आंसर बताया जाए, लेकिन फिर भी अगर गलत हो जाता है तो आप लोग नीचे सुधार के लिख दिया करिएगा अगर आपको लगता है गलत हो गया है। हर संभव कोशिश यही रहती है कि सही ही बताएं। तो इसमें आप देखेंगे कि केवल रास बिहारी बोस ही थे, बाकी 1 और 2 नहीं होगा, यानी कि तीसरा होगा, क्योंकि वरेंद्र कुमार घोष थे जो ये अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। जोगेश चंद चटर्जी अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे, लेकिन रास बिहारी बोस आप देखेंगे गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। तो केवल डी होगा इसमें, केवल 3। अगला है 54 क्वेश्चन। एक कह रहा है किप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से सही चुनना है आपको। पहला कह रहा है संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। दूसरा कह रहा है नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। बताइए। तो आप देखेंगे कि 54 में क्या लगाओगे? 54 में आपका क्या होगा? तो इसमें आप देखिए ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है, दोनों आप देखेंगे बिल्कुल गलत है 54 में, यानी कि आपका डी ऑप्शन होगा, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है। 54 में आपका डी होगा। क्वेश्चन है हमारे सामने अगला 55। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। नेति पर फकरन, परिशिष्ट पर फरवन, अवदान शतक, त्रिषष्टि लक्षण महापुराण। उपयुक्त में से कौन जैन ग्रंथ हैं, यानी कि जैन धर्म से जुड़े हुए? तो आप देखेंगे परिशिष्ट परवन होगा और एक होगा आपका त्रिषष्टि लक्षण महापुराण, यानी कि 2 और 4 होगा इसमें। क्या होगा? 2 और 4। अवदान शतक या सेंचुरी ऑफ नॉवल डीड्स 100 बौद्ध के दंतियों का संस्कृत में एक सलगन है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे आपका बी ऑप्शन होगा, 2 और 4। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते होंगे, धर्मों के बारे में पढ़ना चाहिए आपको, इनसे भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है 56। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक व्यक्ति हो गए किस रूप में जाने जाते हैं, और इनमें से सही चुनना है। आर्यदेव, जैन विद्वान, दिगनाग, बौद्ध विद्वान, नाथ मुनि, वैष्णव विद्वान। तो इसमें आप देखेंगे कि क्या 56 में आप लोग क्या लगाओगे? 56 में क्या होगा आपका? केवल 2 आप लोगों को देखने को मिलेंगे, केवल 2 जोड़े, 2 युग में। ठीक है, और इसमें आर्यदेव की बात करें तो 3री शताब्दी में नागार्जुन के एक शिष्य थे, प्रारंभिक भारतीय माध्यमिक दर्शन के विकास में एक केंद्रीय व्यक्ति भी थे। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और दिगनाग की बात करें तो ये एक बौद्ध तरक की नींव इन्होंने एक तरह से रखी थी। श्री रंगनाथ मुनि, जिन्हें श्री मन नाथ मुनि के नाम से भी जानते हैं, एक वैष्णव धर्म शास्त्री थे जिन्होंने नल यारा दिव्य प्रबंधन को एकत्रित और संकलन किया था। तो इसमें आप देखेंगे केवल दूसरा ही ठीक था। चलिए आगे चलते हैं। इसमें आप लोग सी लगा देंगे। क्या लगाओगे? सी ही लगाओगे। क्वेश्चन है 57। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ था। दूसरा कह रहा अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा था और उस शहर पर घेरा डाल दिया। और तीसरा कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। इनमें से सही आप लोगों को चुनना है 57 में। बताइए 57 में क्या लगाओगे? 57 में आप देखेंगे कि आपका क्या होगा? केवल दूसरा ही ठीक है,
पहला आप देखेंगे गलत है और तीसरा भी गलत है इसमें। चंगेज खान ने पहली बार इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोलों को हराया, उसने अपने राज्य का कोई हिस्सा उनसे नहीं खोया था। इसलिए आप देखेंगे कि तीसरा भी गलत है और पहला भी गलत है, यानी कि इसमें केवल दूसरा यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है आपका 58। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कोल्हादारन कहलाते हैं? अरब व्यापी, कलंदर, फारसी, खुशनबीस, सैयद। तो इसमें आप देखेंगे कि कौन कहलाता है? सैयद कहलाता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल होगा। सैयद को उनकी बेटी फातिमा के माध्यम से पैगंबर के वंशज होने का दावा किया गया था। उन्हें मुस्लिम समाज में विशेष सम्मान भी प्राप्त थे। सैयद एक नुकीली टोपी पहनते थे और दिल्ली सल्तनत के दौरान उन्हें कोल्हा दरन के नाम से भी जाना गया। चलिए इसमें डी लगा देना। क्वेश्चन है हमारे सामने 59। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन तीनों में से सही कथन चुनना है। डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्र में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां, गोदाम स्थापित किए थे। दूसरा कह रहा है अल्फांसो दे अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। तीसरा कह रहा है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। तो ये आप देखेंगे कि आपका क्या होगा 59 में आप देखेंगे कि 2 और 3 ठीक होगा, दूसरा और तीसरा ठीक होगा, यानी कि इसमें आप लोग 2 और 3 लगा देंगे, ठीक है। और पहला गलत इसलिए है क्योंकि पुर्तगालियों के बाद डचों ने भारत में अपने पैर जमाए थे। तो इसमें आपका बी ऑप्शन होगा। 59 में भी लगा दोगे। क्वेश्चन है अगला 60। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही है? न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। दूसरा कह रहा है स्त्री दास अपने मालिक के सत्संग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। तीसरा कह रहा है यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। बताइए 60 में क्या लगाओगे? 60 में तीनों बिल्कुल सही है। क्या है? तीनों बिल्कुल सही है। इसमें गुलामी के नियम की बात हो रही है सब, ठीक है। तो चलिए ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें डी ऑप्शन लगा देना क्योंकि तीनों कथन आपके बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 61। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है। दूसरा कह रहा है पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण वाली फार्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है। तीसरा कह रहा है घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन ECBS से संबद्ध मुद्रा जोखिम को घटाता है। तो 61 में आप लोग क्या लगाओगे? 61 में आप देखेंगे पहला ठीक है और दूसरा ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल। 61 में आप देखेंगे कि यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जाती है। पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण वाली फार्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है। और तीसरा कह रहा है घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन ECBS से समृद्ध मुद्रा जोखिम को घटाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका दूसरा ठीक है, किसमें 61 की बात कर रहा हूँ, और तीसरा ठीक है, लेकिन पहला आप देखेंगे इसमें बिल्कुल गलत है। पहला क्या है? बिल्कुल गलत है, यानी कि इसमें बी होगा। 2 और 3 कथन ठीक है। क्वेश्चन है हमारे सामने 62। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा उपयुक्त में से कितने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं? केवल एक राज्य, केवल 2 राज्य, केवल 3 राज्य, सभी चारों राज्य? तो 62 में आप देखेंगे कि आपका सभी चारों राज्य जाने जाते हैं। 62 में आपका डी होगा। 62 में आपका डी होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसमें डी लगा देना। अगला है 63। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, सही चुनना। भारत में साख क्षमता निर्धारण एजेंसियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती हैं। ICRA नाम से जानी जाने वाली क्षमता निर्धारण एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। दूसरा कह रहा है विक वर्क रेटिंग्स एक भारतीय साख क्षमता निर्धारण एजेंसी है। तो 63 में आप देखेंगे बी, यानी कि 63 में आपका क्या होगा बताइए? 63 में आप देखेंगे कि आपका 2 भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन होगा। कथन ये इसलिए गलत है क्योंकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां कर्ज चुकाने की देनदार की क्षमता का विश्लेषण भी करती हैं, उनके क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन भी करती हैं। बी ऑप्शन होगा इसमें 63 में। अगला है 64। बैंक ऑफ ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। RBI के गवर्नर BBB का चेयरमैन होता है। BBB सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्ष के चयन के लिए संस्तुति करता है।
बी सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों को कार्य नीतियों और पूंजीवर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो इसमें आप देखेंगे कि क्या होगा आपका 64 में आप देखेंगे 2 3 बिल्कुल सही है, लेकिन पहला इसमें गलत है। पहला आप कहेंगे क्यों गलत है? क्योंकि यह अनिवार्य नहीं है कि आरबीआई गवर्नर बैंक ऑफ ब्यूरो के अध्यक्ष हों। ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे पहला गलत है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन है 65, परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए। चूंकि बॉन्ड की इक्विटी के लिए बदलने के का विकल्प है, परिवर्तनीय बॉन्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं। और दूसरा कह रहा है इक्विटी के लिए बदलने के लिए विकल्प बॉन्ड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों से संलग्नता की मात्रा प्रदान करता है। इनमें से सही चुनना है। 65 में क्या करोगे? 65 में आप देखेंगे कि आपका दोनों बिल्कुल सही है। दोनों क्या है? बिल्कुल सही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। परिवर्तनीय बॉन्ड हाइब्रिड प्रतिभूतियां हैं जो निवेशकों को स्टॉक और बॉन्ड दोनों का सर्वश्रेष्ठ प्रदान करती हैं। चलिए, तो इसमें आपका सी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या 66, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इनका एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, पीछे पास प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, संघाई सहयोग संगठन, भारत उपयुक्त में से किसका सदस्य है? किनका सदस्य? तो आपको बता दूं कि भारत किसका सदस्य है? तीनों का है। किसका है? तीनों का है। पहले का भी है, दूसरे का भी है, 3 का। ये आप लोगों को बोला है ना कि इन संगठनों के बारे में जरूर याद रखें इनसे, और जिसमें भारत सदस्य है खासकर उन्हें याद रखा करिएगा, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। एससीओ में वर्तमान में आप देखते हैं कि 8 सदस्य आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि क्या देखने को मिलेगा? इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसमें एससीओ में चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान शामिल है। और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था इटली के साथ एक सौदा होने के बाद पूर्ण सदस्य बन गया है भारत। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसमें आप देखेंगे कि देशों में बीजिंग, चीन, एआईएबी के संबंध में एक समझौता ज्ञापन हुआ था। बांग्लादेश, ब्रुनई, कंबोडिया, भारत, कजाकिस्तान, कुवैत, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, मंगोलिया, नेपाल, ओमान, पाकिस्तान, फिलीपींस, कतर, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, उज्बेकिस्तान, वियतनाम के बीच। ठीक है, इस पर हस्ताक्षर किए हुए इन सभी देशों ने, यानी कि इसमें तीनों सही हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला है क्वेश्चन 67। ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 5 कथन तो आपको दिख रहे हैं और इनमें से सही आपको चुनना है। तो हाल के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। वियतनाम का नेतृत्व बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली के द्वारा होता है। वियतनाम का आर्थिक विकास विश्वव्यापी पूर्ति श्रृंखलाओं के साथ इसके एकीकरण और निर्यात पर मुख्य ध्यान होने से जुड़ा है। 4 कह रहा है लंबे समय से वियतनाम की निम्न श्रम लागतों, स्थिर विनिमय दरों ने वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित किया है। 5 कह रहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र का सर्वाधिक उत्पादक ई सेवा सेक्टर वियतनाम में है। तो 67 में आप लोग क्या लगाओगे बताइए? 67 में आप देखेंगे कि आपका पहला ठीक कह रहा है कथन, और एक आप देख रहे हैं तीसरा बिल्कुल ठीक कह रहा है, और 4 भी ठीक कह रहा है। 1 3 4 बिल्कुल सही है। वियतनाम एक मार्क्सवादी लेनिनवादी एक दलीय राज्य है जो लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद पर आधारित है, इसलिए आप देखें दूसरा गलत है। ठीक है, चलिए, तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे? यानी कि आपका 1 3 4 सही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 68। भारत में निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने कारण इस कीमत स्थिर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हो? उपभोक्ता मामला विभाग, व्यय प्रबंधन विभाग आयोग, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, भारतीय रिजर्व बैंक। तो 68 में आप देखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक होगी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, इसमें आप लोग डी लगा दिए होंगे। क्या लगा दिए होंगे? डी लगा दिए होंगे 68 में। क्वेश्चन है 69। नॉन फंजिबल टोकन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण को सुकर बनाता है। ये अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स हैं जो किसी ब्लॉकचेन में विद्यमान है। तीसरा कह रहा है उनका तुल्यता पर व्यापार या विनिमय किया जा सकता है, इसलिए उनका वाणिज्यिक लेन देन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। बताइए 69 में क्या करोगे? तो इसमें आप देखेंगे कि 69 में आपका तीनों बिल्कुल सही है। इसमें पहला भी ठीक है, दूसरा भी, तीसरा भी ठीक है।
NFT में आमतौर पर फोटो, वीडियो और ऑडियो जैसे डिजिटल फाइलों के संदर्भ में होते हैं। इसमें आप 69 में तीनों यानी कि 1 2 3 कथन सही है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 70। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जलाशय हो गया राज्य, घाट प्रवाह तेलंगाना, गांधी सागर मध्य प्रदेश, इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश, मैथोन छत्तीसगढ़। उपयुक्त में से कितने युग्म सही सम्मिलित नहीं है? इसलिए कहता हूँ कि इस लाइन को बड़े ध्यान से पढ़िए। अगर आप देखें सही सम्मिलित पूछा होता तो आंसर अलग होता है, लेकिन यहाँ सही सम्मिलित नहीं है। क्या कह रहा है? सही सम्मिलित नहीं है। तो आप देखेंगे कि 70 की बात हो रही है, तो केवल एक सही सम्मिलित नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। तो इसमें केवल ए होगा। क्या होगा? केवल एक ही होगा। और बाकी आप अगर देखें ना, तो आप देखें घाट प्रभा आपकी कर्नाटक में देखने को मिलती है, ना कि कहाँ? आपकी तेलंगाना में। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, इंदिरा सागर भी आपकी मध्य प्रदेश में है, मैथोन ए आपको झारखंड में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देख सही नहीं है। तो इसमें आप देखें केवल एक युग्म में सही था और बाकी तीनों गलत थे। इसमें आप देखेंगे केवल जो इंदिरा सागर है ना, ये गांधी सागर, ये मध्य प्रदेश में था, ये सही था, बाकी तीनों गलत थे इसमें। लेकिन आप देखिए सही सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, सही सम्मिलित नहीं है। तो आप देखेंगे कि एक नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है, लेकिन ए ऑप्शन इसे सही माना गया है किसके? आयोग के द्वारा। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी अब अजीब पूछने लगा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये आप देखिए, कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन उन फैक्ट्रियों में जिसमें कामगार नियुक्त हैं औद्योगिक विवादों, समापन और छटनी और काम बंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करते हैं? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, उद्योग संवर्धन, आंतरिक व्यापार विभाग, श्रम ब्यूरो, राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली। तो आप देखेंगे कि श्रम ब्यूरो की बात हो रही है। इसकी 71 में सी ऑप्शन, श्रम ब्यूरो की बात हो रही है। ठीक है, श्रम ब्यूरो भारत में औद्योगिक विवाद, क्लोजर, छटनी और ले ऑफ पर आंकड़े ला रहा है एक तरह से। चलिए, तो इसमें सी ऑप्शन लगा देना। क्वेश्चन है 72। भारत में कोयला नियंत्रण संगठन की क्या भूमिका है? CCO भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है और यह बद्ध कोयला लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति का मॉनिटरिंग करता है। यह कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुश्रवण करता है। 4 कह रहे यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला वितरण करें। सही इनमें से 4 में से आपको चुनना है। क्या करना है? 4 में से सही चुनना है आपको। किसमें? 72 में। तो 72 में आप देखेंगे कि आपका पहला ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, लेकिन 4 आप देखेंगे बिल्कुल गलत है इसमें। 4 क्या है? बिल्कुल गलत है इसमें। चलिए, तो इसमें ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला कह रहा है आपसे 73। यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन उसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? इसमें जनजातीय लोगों की जमीनें और गैर जनजातीय लोगों को अंतरिम करने की पर रोक लगेगी और इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा। और तीसरा कह रहा है इससे वह क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र में बदल जाएगा। डी कह रहा है जिस राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे उसे विशेष कोटि का राज्य घोषित किया जाएगा। तो 73 में आप लोग क्या लगाओगे? 73 में आप देखेंगे कि आपका 73 में बी बिल्कुल सही होगा। इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन हो जाएगा। 73 में बी होगा। ठीक है, तो 73 में आपका बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हमारे सामने 74। ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए। भारत स्वच्छता गठबंधन धारणीय स्वच्छता को संबोधित करने वाला प्लेटफॉर्म है। भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसका वित्त पोषण होता है। दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान भारत सरकार में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का शीर्षस्थ निकाय है जो और यह शहरी भारत की चुनौतियों का समाधान करने की नव प्रवर्तक हल उपलब्ध कराता है। तो 74 की बात हो रही है। 74 में आप देखेंगे ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है। क्या है 74 में?
ना तो एक सही है ना ही दूसरा सही है, यानी कि दोनों आपके बिल्कुल गलत होंगे। इसमें डी ऑप्शन होगा। 74 में क्या होगा? डी। क्वेश्चन है हमारे सामने 75, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है? केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय भूजल बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण। तो आप देखेंगे कि केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। 75 में आपका क्या होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, ये 1986 की धारा 3(3) के तहत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है 76, संयुक्त राष्ट्र वित्तीय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संयुक्त राष्ट्र यूएन सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित समिति है, इसके पर्यवेक्षक के अधीन काम करती है। पारंपरिक रूप से प्रतिवर्ष मार्च, जून और सितंबर में इसकी बैठक होती है। यह महासभा को अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु पूर्व सभी यूएन सदस्यों के प्रत्ययों का आकलन करती है। तो 76 में आप लोग क्या करोगे? 76 में आप देखोगे कि केवल तीसरा ही ठीक है, पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत बिल्कुल है। यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है। संयुक्त राष्ट्र साख समिति संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक समिति है, और दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि महासभा के प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत एक साख समिति की नियुक्ति की जाती है, यानी कि डी। इसमें केवल तीसरा सही, यानी कि बी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ए ऑप्शन 76 में। अगला है 77, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्रुवीय कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ध्रुवीय जलराशियों में परिचालन कर रहे जहाजों के लिए सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है, या उत्तरी ध्रुव के आसपास के देशों का ध्रुवीय क्षेत्र में अपने राज्य क्षेत्रों की सीमांकन का समझौता है? सी कह रहा है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में अनुसंधान करने वाले विज्ञानियों के देशों द्वारा अपनाए जाने वाले मानकों का समुच्चय है। और 4 कह रहा है यह आर्कटिक काउंसिल के सदस्य देशों द्वारा व्यापारिक और सुरक्षा समझौता है। तो आप देखेंगे 77 में आपका ए ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ध्रुवीय जलाशयों में परिचालन कर रहे जहाजों के लिए सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है। 77 में आपका ए होगा। 77 में क्या लगाओगे? ए। चलिए, पोलर कोड पोलर वाटर्स में चलने वाले जहाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोड है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 78, संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूएन महासभा गैर सदस्य राज्यों की को प्रेक्षण स्थिति प्रदान कर सकती है। अंतर सरकारी संगठन यूएन महासभा में प्रेक्षक स्थिति पाने का वेतन कर सकते हैं। यूएन महासभा में स्थायी प्रेक्षक यूएन मुख्यालय में मिशन बनाए रख सकते हैं। इन तीनों में से सही कौन सा है? तो इसमें आप देखेंगे कि सही कौन सा होगा 78 में? तीनों बिल्कुल सही है। इसमें पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है। ये आप देखिए यूएन का भाग ही है संयुक्त राष्ट्र महासभा, तो इसमें डी ऑप्शन लगाएंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 79, भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है या कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न नियामक निकाय है? चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलोर में है। इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय भी देखने को मिलेंगे। इन चार में से सही आपको चुनना है। तो आपको पता है कि 79 में क्या लगाओगे? बताइए। 79 में पहला भी ठीक है और चौथा भी ठीक है। चाय बोर्ड एक सांविधिक निकाय है। इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय भी देखने को मिलेगा। भारतीय चाय बोर्ड अधिनियम 1953 के तहत गठित एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय है। भारत का बोर्ड वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के नियंत्रण में आता है। भारत सरकार की एक राज्य एजेंसी है और मुख्यालय इसका कोलकाता में है, ना कि बेंगलोर में। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि 1 और 4 बिल्कुल सही है, यानी कि डी ऑप्शन होगा आपका। अगला क्वेश्चन है 80, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है? मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिक अनुकूली, इको फ्रेंडली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त हैं। बी कह रहा है किसी देश के वार्षिक वित्तीय विवरण में पारिस्थितिक पर्यावरणीय लागत को शामिल नहीं करना। सी कह रहा है आधारित संरचना विकसित करते समय अनर्थकारी पारिस्थितिक दुष्परिणामों की उपेक्षा करना। और सी कह रहा है कि आप डी कह रहा है किसी सरकारी परियोजना कार्यक्रम में पर्यावरणीय लागतों के लिए अनिवार्य उपबंध करना। तो 80 में क्या लगाओगे? 80 में आप लोग देखेंगे कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद परिस्थिति अनुकूल और पर्यावरण रूप से उपयुक्त हैं, यानी कि 80 में आपका ए। क्वेश्चन है हमारे सामने 81। ए क्या कह रहा है? ए कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनना है। उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं और भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरणों का निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इससे तापन प्रभाव होता है। तो 81 में आप देखेंगे कि पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है, दोनों बिल्कुल कथन ठीक है आपके। 81 में क्या लगाओगे आप लोग?
81 में सी ऑप्शन होगा आपका। चलिए तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 82। ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, सही चुनना है। उत्तरी पश्चिमी केन्या में बीडीबीडी एक बेहद शरणार्थी बस्ती है। दूसरा का दक्षिण सूडान गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग बीडीबीडी में रहते हैं। सोमालिया के गृह युद्ध से पलायन के लिए कुछ लोग केन्या के दबाव शरणार्थी संकुल में रहते हैं। 82 में आप लोग क्या लगाएंगे? 82 में आपका 81 में आप देखेंगे दोनों आपके सही हैं। 82 में आप देखेंगे दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। पहला इसमें आपका गलत है। किसमें? 82 में। 82 में पहला इसलिए कि बीडीबीडी शरणार्थी बंदोबस्त उत्तर पश्चिमी युगांडा में एक शरणार्थी शिविर है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे केवल 2 और 3 ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 83। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। अर्मेनिया, अजरबैजान, क्रोएशिया, रोमानिया, उज्बेकिस्तान तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य हैं। इसमें से कौन कौन है? तो इसमें आप देखेंगे कि 83 में आपका 2 अजरबैजान है और उज्बेकिस्तान है इसमें, यानी कि 2 और 5 ठीक होगा। तुर्की राज्य का संगठन, जैसे पहले तुर्क परिषद या तुर्की बोलने वाले राज्यों की सहयोग परिषद भी कहा जाता है। अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्की और उज्बेकिस्तान देखने को मिलेगा इसमें, यानी कि इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन है 84। एक रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुजरात भारत का विशालतम सौर पार्क है। केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और तीसरा कह रहा है गोवा में भारत की विशालतम तैरती हुई विकासीय बोल्टी परियोजना है। इनमें से सही आपको चुनना है। 84 में आप देखेंगे कि आपका केवल बी, यानी कि दूसरा ठीक है इसमें। 84 में बी होगा आपका। पहला भी गलत है। पहला इसलिए राजस्थान में भारत का सोलर पार्क दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है, इसलिए आप देखें पहला गलत है। तीसरा इसलिए क्योंकि ओंकारेश्वर जलाशय मध्य प्रदेश पर 600 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सौर परियोजना न केवल भारत की बल्कि दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना है, इसलिए तीसरा भी गलत है, केवल दूसरा ही ठीक है इसमें। क्वेश्चन है 85। समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी तटीय राज्य को अपने प्रादेशिक समुद्री की चौड़ाई और आधार रेखा से मापित 12 समुद्री मील से अनधिक सीमा तक अभिसमय के अनुरूप सुस्थापित करने का अधिकार है। सभी राज्यों के, चाहे वे तटीय हों या भूबद्ध भाग के हों, जहाजों को प्रादेशिक समुद्र से होकर बिना रोक टोक यात्रा का अधिकार होगा। तीसरा कह रहा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार उस आधार रेखा से 200 समुद्री मील से अधिक नहीं होगा जहां से प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है। इन तीनों में से सही आपको चुनना है। 85 में क्या लगाओगे? 85 में आपका क्या होगा बताइए? 85 में तीनों बिल्कुल ठीक है इसमें, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी। ये भूगोल में आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है। और 1982 में अपनाए गए समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की बात हो रही है। चलिए तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें 1, 2, 3 तीनों सही हैं, यानी कि डी ऑप्शन ही लगाओगे। और क्या लगाओगे? क्वेश्चन है हमारे सामने अगला क्या है 86। एक आ रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन एक कभी कभी समाचारों में उल्लिखित सेंकाकू द्वीप विवाद को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि वे दक्षिणी चीन सागर के आसपास किसी द्वीप द्वारा निर्मित कृत्रिम द्वीप है। दूसरा कह रहा है चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद होता रहता है। सी कह रहा है वहाँ ताइवान को अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करने के लिए एक स्थायी अमेरिकी सैन्य अड्डा स्थापित किया है। और डी कह रहा है यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उन्हें आस्वामिक भूमि घोषित किया है, वो कुछ दक्षिण पूर्वी एशियाई देश उन पर दावा करते हैं। तो आप देखेंगे क्या होगा इसमें 86 में आप लोग क्या करोगे? 86 में आप देखेंगे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद होता रहता है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है 86 में। 87 निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। देश हो गए हाल में समाचारों में होने वाले महत्वपूर्ण कारण। 4 चीन द्वारा स्थायी सैन्य बेस की स्थापना, गिनी सेना द्वारा संविधान और सरकार का निलंबन, लेबनान गंभीर और लंबी समय की आर्थिक मंदी, और ट्यूनीशिया राष्ट्रपति द्वारा संसद का निलंबन। तो 87 में आप लोग क्या लगाओगे बताइए? 87 में क्या होगा आपका? 87 में आप देखेंगे केवल 3 जोड़े सही होंगे। क्या होंगे? 3 जोड़े सही होंगे। और आप देखेंगे क्योंकि जो
दूसरा भी सही सम्मिलित है। पश्चिमी अफ्रीका राष्ट्र में एक सफल सैन्य तखलावट के बाद गिनी राष्ट्र के राष्ट्रपति को हिरासत में भी लिया गया था। मार्च 2020 में लगभग 21 बिलियन डॉलर की यूरो बॉन्ड पर डिफॉल्ट करने के बाद लेबनान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। और आप देखेंगे ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति के सैयद ने संवैधानिक सुधार पर जुलाई में जनमत संग्रह कराने का आह्वान किया था। तो इसमें आप देखेंगे कि एक दो ठीक है, और तीसरा भी और चौथा भी, यानी कि केवल 3 युग्म सही हैं इसमें, ठीक है। और आप देखेंगे 4 ये गलत है, आप देखेंगे गलत सम्मिलित है। चलिए तो इसमें केवल 3 यानी कि सी लगा देना। क्वेश्चन है हमारे सामने, ये क्वेश्चन आप देखिए अजीब पूछे जाने लगे हैं और इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अक्सर समाचारों में उल्लिखित 6 देश हो गए अनातोलिया, तुर्की, अम्हारा, इथोपिया, काबो डेलगादो, स्पेन, कातालोनिया, इटली। इनमें से सही सम्मिलित चुनना है। केवल 1 है, 2 है, 3 है, केवल 3 युग्म सही हैं, सभी चारों युग्म सही हैं। तो आप लोग 88 में क्या लगाओगे? 88 में आप देखेंगे 88 में आपका केवल 2 युग्म सही हैं। पहला बिल्कुल ठीक है, एक व्यापक प्रायद्वीप जो काला सागर भूमध्य सागर के बीच स्थित है, ये आप देखें अनातोलिया के नाम से जानते हैं आप लोग। दूसरा भी सही है, अम्हारा एक तरह से आप देखेंगे कि इथियोपिया में 2 सबसे बड़े निजातीय भाषा समूहों में से एक है। तीसरा गलत है, आप देखेंगे क्योंकि काबो डेलगावो मोजाम्बिक में एक क्षेत्र है और कैटेलोनिया स्पेन का एक क्षेत्र है, इसलिए आप देखेंगे केवल 2 ही होगा, यानी कि पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। इसमें केवल 2 यानी कि दूसरे को मत समझ लीजिए, जोड़ियों की बात हो रही, इन दोनों को सही है, केवल 2 सही है, ठीक है। 80 में 88 में आपका बी होगा। इसी को लेकर कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत सारे लोग, हम लोग भी, वो पिछली बार आपने देखा होगा कि हम लोग भी इसी में कंफ्यूज थे। अगला है 89, वन्यजीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही चुनना है। 3 कथन दिए गए। वन्यजीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है। जब किसी वन्यजीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर समान संरक्षण का हकदार है। तीसरा कह रहा है किसी संरक्षित वन्य जीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को पकड़ने या मार दिए जाने का पर्याप्त आधार है। तो 89 में आप देखेंगे कि आपका पहला ठीक कह रहा है और दूसरा भी ठीक कह रहा है। पहला दूसरा बिल्कुल कथन ठीक है, लेकिन तीसरा आप देखें गलत है। केवल अगर जंगली जानवर मानव जीवन के लिए खतरा है या रोगग्रस्त या अक्षम हो जाता है तो उसे सक्षम प्राधिकार राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा पकड़ने या मारने की अनुमति दी जा सकती है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा गलत है, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा इसमें। क्वेश्चन है हमारे सामने 90, निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती? चींटी, कॉकरोच, केकड़ा, मकड़ी। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका क्या होगा, 90 में आपका ए ऑप्शन चिंटी होगा। चिंटी तो आप लोग देखते रहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला है 91 हमारे सामने। ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथन युग्मों पर विचार कीजिए। अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान वह स्थान जिस राज्य में है। आप देखिए उसी तरह का क्वेश्चन सारा है, बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज हो गए होंगे। धौली उड़ीसा, इरगुड़ी आंध्र प्रदेश, जोगड़ मध्य प्रदेश, कालसी कर्नाटक। सही सम्मिलित चुनना है इसमें से। तो इसमें आप देखेंगे कि 91 में क्या होगा, 91 में आपका केवल 2 युग्म सही है। इसमें पहला भी सही है, धौली उड़ीसा में, और दूसरा भी सही है, एरागुड़ी, एरागुड़ी भी कहते हैं, एरागुड़ी या एरागुड़ी आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। ये जोगड़ आपका उड़ीसा में है और कालसी उत्तराखंड में है। तो 1 और 2 यानी कि केवल 2 जोड़ी सही है इसमें, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा और देखिए निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। राजा राजवंश, नन्नो चंदेल, जयशक्ति परमार, नागभट्ट द्वितीय, गुर्जर पितियार, भोज राष्ट्रकूट। इनमें से सही सम्मिलित चुनना है। 92 में क्या लगाओगे? इसमें भी आप देखें 92 में भी केवल 2 ही जोड़ी सही है, यानी कि बी ऑप्शन होगा। लेकिन कौन कौन सी है इसमें से? एक तो सही है आपका पहला, क्योंकि नन्नुक चंदेल वंश का था, और एक आप देखेंगे कि दूसरा गलत है क्योंकि जयशक्ति भी चंदेल राजवंश से संबंधित था। नागभट्ट आप देखते हैं कि ये गुर्जर पितिहर वंश से संबंधित था, तो पहला और तीसरा सही है। भोज आप देखते हैं कि मेहर भोज की बात हो रही है, ये पोते थे किसके? मेहर भोज के, नागभट्ट से संबंधित थे, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि 1 और 3 सही है, केवल 2 जोड़े सही हैं, 1 और 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 93, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है। बी कह रहा है कि वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। सी कह रहा है संगम कविताओं में समर सौर का कोई संदर्भ नहीं है।
डी कह रहा है संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया है। तो आप देखेंगे 93 में क्या लगाओगे? 93 में आप लोग देंगे कि बी ऑप्शन, बर्ड का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों का ज्ञान था। तो 93 में बी होगा। एक बात आप देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा। ये आप देखिए पहली बार पूछे जा रहे हैं और बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज हो गए होंगे। हम लोगों ने पहली बार देखा तो हम लोग भी कन्फ्यूज हो गए थे, आपने देखा होगा, लेकिन आप देखिए थोड़े धीरे धीरे समझ में आता है। तो इसमें आप देखें कई लोग सोचेंगे कि अच्छा ये दूसरा केवल सही है इसलिए केवल 2 लगाया, नहीं, पहला और तीसरा सही है इसलिए केवल 2 युग्म सही है इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 94, किसके साथ राज्यकाल में युगवाशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फांसी में अनुवाद किया गया था? अकबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये किया गया था किसके द्वारा? अकबर के समय में। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, फारसी में अनुवाद। चलिए आप लोग चलते हैं अगले पर। 95, हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसान मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे लंबी ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन रामानुजन की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है? मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था, वेद शाश्वत, आत्म प्रतिष्ठित और पूर्णता पारमाणिक हैं। सी कह रहा है तर्क संगत युक्तियां सर्वोच्च आनंद के मौलिक माध्यम है, और डी कह रहा है ध्यान के माध्यम से मोक्ष पाया जा सकता था। तो 95 में क्या लगाओगे? 95 में आप देखेंगे कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही, मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। 11वीं शताब्दी में जन्मे थे वो। क्वेश्चन है हमारे सामने 96, हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट एक नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। अल वर्नी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रपति एम राधाकृष्णन द्वारा की गई थी, आज के मंदिर की स्थापना। तो बताइए 96 में क्या लगाओगे? 96 में आपका पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है, लेकिन तीसरा आप देखेंगे गलत है, ठीक है। ये राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी प्राण प्रतिष्ठा, भारत के पहले राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसमें 1 और 2 सही है, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 97। अगला क्वेश्चन है 97। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन एक मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है? वे शरीर को पर्यावरणीय पित्तीयोजकों से संरक्षित करती है। बी कह रहा है वे शरीर के दर्द सूजन का अपशमन करती हैं। सी कह रहा है वे शरीर में प्रतिरक्षा निरोधकों की तरह काम करती हैं। डी कह रहा है वे शरीर में रोग जनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि 97 में आपका डी ही होगा, और वे शरीर को रोग जनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती हैं। लेम्फेसाइट सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार है, ठीक है। टी कोशिकाएं हमें संक्रमण से बचाती हैं ना, बी कोशिकाएं एंटीबॉडी बनाती हैं, उन्हीं की बात हो रही है। ये सामान्य विज्ञान में आप लोग पढ़े होंगे, बायोलॉजी में। तो 97 में डी होगा। 98, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, सही चुनना है। परा सूक्ष्म कण मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में नहीं है। दूसरा कह रहा है कुछ धात्विक ऑक्साइडों की परा सूक्ष्म कण प्रसाधन सामग्री के निर्माण में काम आते हैं। तीसरा कह रहा है कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के परा सूक्ष्म कण जो पर्यावरण में आ सकते मनुष्यों के लिए असुरक्षित हैं। तो 98 में आप देखेंगे कि क्या होगा? 98 में आपका क्या होगा? 98 में आप देखेंगे पहला तो गलत है इसमें। प्राकृतिक नैनोकणों का निर्माण मैग्मा उगलने वाली ज्वालामुखियों से होता है। और 2 और 3 आप देखेंगे बिल्कुल ठीक है इसमें, यानी कि आपका 2, 3 ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन ठीक होगा। 2 और 3 कथन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने 99। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए बार कोडिंग किसका साधन हो सकता है? किसी पादप या प्राणी की आयु का आकलन करने के लिए। दूसरा कह रहा है समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए। तीसरा कह रहा है प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादपों सामग्री को बचाने के लिए। सही चुनना है इन तीनों में से। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका क्या होगा 99 में? 99 में क्या लगाओगे बोलिए? 99 में आपका पहला दूसरा ठीक है, लेकिन तीसरा आप देखेंगे गलत देखने को मिलेगा इसमें। चलिए तो इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। 99 में आपका सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 100। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण में उपयुक्त में से किसकी अधिकता होने से अम्ल वर्षा होती है? तो इसमें आप देखेंगे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसमें, ठीक है।
अम्लीय वर्षा का परिणाम तब होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वातावरण में उत्सर्जित होते हैं। चलिए, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का प्रीलिम्स का पहला पेपर हम लोगों ने देख लिया है, और अब आगे के जो भी क्वेश्चंस आते पेपर आते रहेंगे उनके बारे में भी हम लोग बात करते रहेंगे। और मुझे लगता है कि 5 से 6 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर आप लोगों के लिए काफ़ी हैं और उन्हें हम लोगों ने कवर भी कर लिया है। आगे अब आप देखेंगे कि किताबों के बारे में बात करनी है, या आप देखिए कि मुख्य परीक्षा ऑप्शनल के पेपर देखें। जो भी आप लोग कहेंगे उन पर हम लोग बात करेंगे। आप लोग बताइए क्या करना है अगली क्लासों के लिए, ठीक है। और क्या स्टेट पीसीएस के बारे में हम लोग बात करना शुरू कर दें।